Hello everyone, I am Nabeen and today I am here with a very important, beautiful and interesting topic, lung volumes and capacities. So first we will discuss about the definition and the types of the lung volumes. So basically, the lungs volume are also known as respiratory volumes. It refers to the volume of gas in the lungs at a given time during respiratory cycle. लंग वॉल्यूम्स को रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स भी बोला जाता है. इट रिफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गैस इन द लंग्स एट अ गिवन टाइम ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी साइकिल. अब रेस्पिरेटरी साइकिल कैसे बनती है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन से या एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन से. ठीक है, सांस लेना और सांस को छोड़ना. ठीक है, इस तरीके से एक रेस्पिरेटरी साइकिल बनती है. तो रेस्पिरेटरी साइकिल में किसी भी गिवन टाइम पर, किसी भी दिए गए समय पर लंग्स में गैसेस का कितना वॉल्यूम है उसे ही लंग वॉल्यूम बोला जाता है. तो बेसिकली लंग वॉल्यूम क्या है? किसी भी गिवन टाइम पर, ठीक है, रेस्पिरेटरी साइकिल में किसी गिवन टाइम पर लंग्स में जो भी गैस का वॉल्यूम प्रेजेंट होगा उसे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या लंग वॉल्यूम बोला जाएगा. ठीक है, अब लंग कैपेसिटीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम अ सम्मेशन ऑफ डिफरेंट लंग वॉल्यूम. डिफरेंट लंग वॉल्यूम के सम्मेशन से या डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स को आपस में जोड़कर जो वैल्यू जनरेट होती है उसे क्या बोला जाता है? लंग कैपेसिटीज. ठीक है, अब लंग वॉल्यूम हमारे पास में टू टाइप के होते हैं, स्टैटिक लंग वॉल्यूम एंड डायनेमिक लंग वॉल्यूम. ठीक है, स्टैटिक लंग वॉल्यूम जनरल जब भी हम लंग वॉल्यूम्स की बात करेंगे तब वो स्टैटिक रहेंगे. ठीक है, और जैसे ही उनमें फोर्स ऐड हो जाएगा उन्हें डायनेमिक लंग वॉल्यूम बोलेंगे. सो बेसिकली फर्स्ट जो लंग वॉल्यूम हमारे पास में आता है वो क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम. तो पहले हम लंग वॉल्यूम को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली लंग वॉल्यूम्स क्या हैं. तो देखो, जैसे हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहे हैं, कभी हम डीप ब्रीदिंग करने लगते हैं, कभी हम डीप एक्सहेलेशन करने लगते हैं, तो इन सभी कंडीशन को एक मिक्स फॉर्म में जब हम मेजर करते हैं तो इन्हें वॉल्यूम्स बोला जाता है. देखो, जैसे हमने अभी नॉर्मल सांस ली और नॉर्मल सांस को छोड़ा तो ये कंडीशन बोली जाएगी टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, अब नॉर्मल सांस लेने छोड़ने के अलावा भी हम बहुत सारी चीजें करते हैं. जैसे कि अभी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम गहरी सांस लेते हैं और एक एक ताकत के साथ सांस को छोड़ा जाता है, तो उस कंडीशन में क्या बोला जाता है? ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा. तो देखो, तो बेसिकली अब क्वेश्चन आता है कि लंग वॉल्यूम्स होते क्या हैं. तो इसे हम एक जनरली एक इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो देखो, अभी हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं. नॉर्मल ब्रीथिंग कैसे करते हैं? हम नॉर्मली सांस ली और नॉर्मल सांस छोड़ी, ये हमारी एक जनरल कंडीशन है. यहाँ पे हमने कोई फिजिकल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, यहाँ पे हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई थकावट वाली कंडीशन में नहीं है. लेकिन हमेशा ऐसी कंडीशन नहीं होती है. कभी कभी क्या होता है कि हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, कभी कभी हम डीप एक्सहेलेशन करते हैं, गहरी सांस छोड़ते हैं. कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे हम गास्पिंग करते हैं, कभी कभी ऐसी कंडीशन जनरेट होती हैं जब हम बहुत ज़्यादा थके होते हैं. तो उस कंडीशंस में भी हमारे लंग वॉल्यूम्स क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं. मतलब हम गैसेस को अंदर लेना और बाहर छोड़ने में कभी कभी ज़्यादा अमाउंट में गैस को लेते हैं, कभी कम अमाउंट में गैस को लेते हैं. तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक मेजरमेंट स्केल फिट किया गया है और इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं. इन्हीं को लंग वॉल्यूम बोला जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट जो लंग वॉल्यूम हमारे पास आता है वो होता है टाइडल वॉल्यूम. इसे टीबी या वीटी से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग वन नॉर्मल रेस्पिरेटरी साइकिल. अब रेस्पिरेटरी साइकिल क्या होती है? रेस्पिरेटरी साइकिल में होता है इंस्पायरेशन, सांस लेना, एंड एक्सपायरेशन, सांस को छोड़ना. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी बनती है रेस्पिरेटरी साइकिल या ब्रीदिंग साइकिल. तो इसमें लिखा हुआ है कि वन ब्रीदिंग साइकिल में, वन रेस्पिरेटरी साइकिल में नॉर्मल कंडीशन में हम एयर का जो अमाउंट लेते और छोड़ते हैं उसी को बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम. दोनों अलग अलग हैं. 500 ml हम लेंगे और 500 ml छोड़ेंगे, ऐसी कंडीशन रहेगी. ठीक है, 500 ml. तो इसकी नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम जो हमारा होता है वो होता है 300 to 500 ml. 300 से 500 ml की समथिंग ये होता है. ये होता है हमारा 10% ऑफ द वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी क्या होती है ये हम फर्दर पढ़ेंगे. ठीक है, आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे वाइटल कैपेसिटी को समझेंगे. तो इतना भी ध्यान रखना है. अब जब भी वाइटल कैपेसिटी टर्म आएगा वहां पर ध्यान रखना है कि 10% ऑफ वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? हमारा नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है. ठीक है, बट इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 50% ऑफ वाइटल कैपेसिटी ऑन एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के दौरान या एक्सरसाइज के द्वारा हम इसे कितना कर सकते हैं? 50% कर सकते हैं वाइटल कैपेसिटी का. देखो, जो स्विमर्स होते हैं, जो रनर्स होते हैं, उनमें वाइटल उनका जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, वो इंक्रीज करते हैं एक्सरसाइज के थ्रू और डिफरेंट डिफरेंट बेस से. ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइडल वॉल्यूम. तो बेसिकली टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम एयर का ऐसा वॉल्यूम है जो हम नॉर्मल इंस्पायरेशन या नॉर्मल एक्सपायरेशन में लेते और छोड़ते हैं. ठीक है, इनहेल और एक्सहेल करते हैं. अब टाइडल वॉल्यूम के बाद हमारा
सेकंड क्या आता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो टाइडल वॉल्यूम क्या था, नॉर्मली हम सांस ले रहे थे, अब नॉर्मल सांस लेने के बाद जैसे ही हम गहरी सांस लेंगे तो टाइडल वॉल्यूम के ऊपर 500 ml के ऊपर जो भी वॉल्यूम हमने इनहेल किया है उस वॉल्यूम को बोला जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नाम से समझ आ रहा है, इंस्पायरेटरी मतलब इंस्पायरेशन में, रिजर्व मतलब जो कि रिजर्व करके रखा हुआ था हमने, ठीक है, नॉर्मली हम नहीं ले रहे थे, और वॉल्यूम मतलब तो वॉल्यूम होता है, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसे रिप्रेजेंट करेंगे IRV से, ठीक है। सो it is the amount of air that can be forcibly inhaled after normal tidal volume। कैसे, क्या है ये, तो ये एयर का वो अमाउंट है जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के ऊपर हम इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। खुद करके देखो, नॉर्मली बैठे हुए हो, एक नॉर्मल सांस ली, उस नॉर्मल सांस ली, वो हो गया हमारा टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल सांस लेने के बाद में एक गहरी सांस लो, तो टाइडल वॉल्यूम के बाद जो भी हमने इनहेल किया है एयर का वॉल्यूम उसे बोला जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यूजुअली केप्ट इन रिजर्व बट यूज्ड ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग। कैसा रहता है, ये रिजर्व में रहता है, वैसे तो हम नहीं लेते हैं, वैसे हमेशा थोड़ी ना हम गहरी सांसें लेते हैं। अगर कोई रेस्पिरेटरी डिसीज हमें जनरेट हो गई है उस कंडीशन में हमें डीप ब्रीदिंग करनी पड़ती है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस कंडीशन में डीप ब्रीदिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये कैसा रहता है, रिजर्व में रहता है, बट डीप ब्रीदिंग के दौरान में ये देखो, डीप ब्रीदिंग करेंगे तो क्या होगा, इनहेलेशन का टाइम बढ़ जाएगा, इनहेलेशन का टाइम बढ़ेगा तो जो हमने टाइटल वॉल्यूम के ऊपर वॉल्यूम लिया उसे हम बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, 1900 to 3300 ml या। अब हम बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखो, जैसे हम नॉर्मल सांस के बाद डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीप इनहेलेशन करते हैं, वैसे डीप एक्सहेलेशन भी करेंगे, फोर्सफुली एक्सहेलेशन भी करेंगे। कभी कभी हमें झटके से सांस भी छोड़ना होता है, तो देखा होगा कि कभी हमें किसी चीज को आग बुझाने के लिए जैसे हम यूज करते हैं, ठीक है, झटके के साथ सांस छोड़ते हैं एकदम ताकत के साथ में, तो उसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला जाएगा। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा, जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जो वॉल्यूम हमने लिया, ऐसी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जो वॉल्यूम हमने एयर का फोर्सिबली ताकत के साथ में छोड़ा है उसे क्या बोला जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ERV से। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद एयर का जो अमाउंट हम फोर्सिबली छोड़ सकते हैं या छोड़ा जा सकता है उसे क्या बोला जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ERB इज रिड्यूस्ड विथ ओबेसिटी और अपर एब्डोमिनल सर्जरी। जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये रिड्यूस हो जाता है ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, और अपर एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमिन में अगर सर्जरी हुई है, अपर एब्डोमिन की सर्जरी हुई है, तो उस कंडीशन में भी हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम घट जाता है। अब देखो क्वेश्चन तो आता है कि एब्डोमिन का क्या रिलेशन है, एयर तो हम इनहेल और एक्सहेल तो चेस्ट में डायफ्राग्म और एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की मदद से करते हैं। तो देखो अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टडी करी थी रेस्पिरेटरी मसल्स के बारे में, तो वहां पे हमने देखा था कि जब हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ फोर्सफुल एक्सहेलेशन के दौरान में हमारी जो एब्डोमेन की मसल्स हैं उनका यूज होता है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 700 to 1200 ml, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम के बाद में। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि जो हमारी एल्वियोलाइज हैं, लंग्स में क्या प्रेजेंट होती हैं, एल्वियोलाइज प्रेजेंट होती है, 200 to 300 मिलियन एल्वियोलाइज प्रेजेंट होती हैं। और एल्वियोलाइज कैसा स्ट्रक्चर होता है, अंगूर के गुच्छे की तरह या बलून की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम एकदम पूरी सांस को छोड़ देंगे और बलून में कुछ नहीं बचता है, तो बलून तो क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, पिचक जाता है। या इसी तरीके से अगर हम जो हमारा क्या होता है, ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, अंगूर से पूरा पानी निकाल दो तो अंगूर भी पूरा श्रिंक हो जाता है, ठीक है, पिचक जाता है। बट एल्वियोलाइज के साथ में ऐसा क्यों नहीं होता है, एल्वियोलाई क्यों हमेशा फूले हुए रहते हैं, एल्वियोलाई श्रिंक क्यों नहीं होते हैं। तो इसका जवाब हमारे पास में आता है रेसिडुअल वॉल्यूम से। रेसिडुअल वॉल्यूम इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम बेसिकली वो वॉल्यूम होता है जो हम कितनी भी कोशिश के बाद में अगर हम फुली फोर्स लगाने के बाद में फुल एक्सहेलेशन कर दें, एक्सहेलेशन से हम जितनी भी एयर को एक्सहेल कर सकते हैं उतना एक्सहेलेशन कर दें, फिर भी लंग्स में एल्वियोलाइज में कुछ वॉल्यूम्स बचा रह जाता है, जो कि एल्वियोलाइज को श्रिंक होने से या सिकुड़ने से या पिचकने से बचाता है। इसी वॉल्यूम को बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। समझ आ गया होगा। तो अब समझ आया कि क्यों हमारी जो एल्वियोलाइज हैं वो आपस में श्रिंक नहीं हो जाती हैं, ठीक है, पूरी एयर निकलने के बाद भी, क्योंकि कुछ जो वॉल्यूम है वो रेसिडुअल वॉल्यूम के फॉर्म में लंग्स में या एल्वियोलाइज में रिजर्व बचा रह जाता है, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम को RV से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन। मैक्सिमम एक्सहेलेशन या फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद भी लंग्स में जो रिजर्व वॉल्यूम एल्वियोलाइज में प्रेजेंट होता है, जो एल्वियोलाइज को श्रिंक होने से बचाता है, उसी वॉल्यूम को बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम। अब रेसिडुअल वॉल्यूम को हम डायरेक्टली स्पायरोमेट्री के थ्रू मेजर नहीं कर सकते, वी कांट मेजर इट बाय स्पायरोमेट्री, ठीक है।
स्पायरोमेट्री के थ्रू इसे हम मेजर नहीं कर सकते। स्पायरोमेट्री क्या है? तो स्पायरोमेट्री लंग्स का एक टेस्ट होता है जिसमें हम डायनामिक लंग वॉल्यूम के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। डायनामिक लंग वॉल्यूम से लंग कैपेसिटीज के बारे में स्टडी करते हैं। इसको हम स्पायरोमेट्री को कभी हम फर्दर जब लेक्चर्स हमारे होंगे तो उसमें एक ह्यूज टॉपिक है, इंटरप्रिटेशंस आ जाते हैं इसमें, क्योंकि एक मेडिकल टर्म है, तो इसके बारे में हम कभी फिर स्टडी करेंगे, ठीक है। इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीजेस विथ फ्यूचर ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ लंग एंड एयर ट्रैपिंग रेसिडुअल वॉल्यूम में भी इंक्रीज। अब हम बात करते हैं लंग कैपेसिटीज के बारे में। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि लंग कैपेसिटीज कैसे जनरेट होती हैं। तो लंग वॉल्यूम के समेशन को ही लंग कैपेसिटीज बोला जाता है। लंग्स वॉल्यूम्स को जोड़कर लंग कैपेसिटीज आती हैं। तो देखो, इनको याद करना बहुत ईजी होता है, बस थोड़ा सा समझना है। एक बार याद हो जाते हैं तो फिर भूलना मुश्किल है। देखो, फर्स्ट हमारे पास में लंग कैपेसिटी आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नाम से क्लियर है, इंस्पायरेटरी मतलब इनहेलेशन की बात चल रही है, कैपेसिटी मतलब होती है क्षमता। तो देखो, it is the amount of air a person can inhale after maximum inspiration। तो डीप ब्रीदिंग के दौरान में या मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद में एयर का जो अमाउंट हम इनहेल कर सकते हैं, एयर जितनी एयर हम अंदर ले सकते हैं, उस एयर के अमाउंट को बोला जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब देखो, डीप ब्रीदिंग में हम कौन कौन सा वॉल्यूम लेंगे? एक तो हम टाइडल वॉल्यूम लेंगे, और टाइडल वॉल्यूम के बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कैसे जनरेट होगी? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। The summation of tidal volume plus inspiratory reserve volume is called inspiratory capacity। अब जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है कि कितना वॉल्यूम हम डीप ब्रीदिंग में या फोर्सिबल इनहेलेशन में ले सकते हैं, उसी तरह एक एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगी। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या बताती है? एयर का वो अमाउंट जो हम फोर्सिबली या मैक्सिमम एक्सहेलेशन के दौरान छोड़ सकते हैं। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन। मैक्सिमम एक्सपायरेशन के दौरान एक व्यक्ति जितनी भी एयर को एक्सहेल कर सकता है, मैक्सिमम अमाउंट में जितना एयर एक्सहेल कर सकता है, उसी अमाउंट को, उसी वॉल्यूम को बोला जाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कैसे जनरेट होगा? सो द समेशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्लियर होती है यहाँ से। अब थर्ड टर्म हमारे पास आता है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद, डीप ब्रीदिंग के बाद में एक व्यक्ति जितनी सांस को छोड़ सकता है, एयर का जो वॉल्यूम छोड़ सकता है, एयर का जो वॉल्यूम एक्सहेल कर सकता है, उसी वॉल्यूम को बोला जाएगा वाइटल कैपेसिटी। अब देखो, ये वाइटल कैपेसिटी स्लो होती है, ठीक है, इसे एसबीसी भी बोला जाता है, स्लो वाइटल कैपेसिटी। अगर इसमें हम फोर्स ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगी फोर्स वाइटल कैपेसिटी। कैसी है ये? अभी स्लो वाइटल कैपेसिटी। और सेकेंड टर्म्स हमारे पास आता है फोर्स वाइटल कैपेसिटी। तो स्लो वाइटल कैपेसिटी स्टैटिक लंग वॉल्यूम है और फोर्स वाइटल कैपेसिटी डायनेमिक लंग वॉल्यूम है। ये बहुत बेहतरीन पैरामीटर होता है जब हमें लंग डिसीजेस होती हैं, रेस्पिरेटरी डिसीज होती हैं, तो उस टाइम पर हम फोर्स वाइटल कैपेसिटी को मेजर करते हैं थ्रू स्पायरोमेट्री, लंग की कैपेसिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। तो स्लो वाइटल कैपेसिटी और फोर्स वाइटल कैपेसिटी दो लंग कैपेसिटीज हमारे पास में होती हैं। अब इनमें एक चीज हमें समझना है कि वाइटल कैपेसिटी बनेगी कैसे। तो देखो, इसमें क्या बताया गया है कि एक पर्सन मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद में जो भी मैक्सिमम एक्सपायरेशन वॉल्यूम का कर सकता है, उसे बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी। तो मैक्सिमम वॉल्यूम हम पहले इनहेल करेंगे और फिर मैक्सिमम वॉल्यूम को एक्सहेल करेंगे। तो इनहेल कितना कर सकते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इनहेल कर सकते हैं। बेसिकली पहले टाइडल वॉल्यूम को इनहेल करेंगे, टाइडल वॉल्यूम को इनहेल करने के बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इनहेल करेंगे। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये मैक्सिमम वॉल्यूम है जो हमने इनहेल कर लिया है। अब हम मैक्सिमम वॉल्यूम कितना छोड़ सकते हैं? तो टाइडल वॉल्यूम को छोड़ सकते हैं और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को छोड़ सकते हैं, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम तो बचा रह जाएगा। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के समेशन को बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। बेसिकली वाइटल कैपेसिटी हमारी होती है 4800 ml या 1400 ml। वाइटल कैपेसिटी एक जनरल कंडीशन में एक हेल्दी इंडिविजुअल की होती है, बट ये वेरीज करती है अकॉर्डिंग टू एज एंड साइज। एज साइज के अकॉर्डिंग ये वेरी करती है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एज, साइज, जेंडर, रेस, स्मोकिंग हिस्ट्री, इन सबसे ये क्या करती है? वाइटल कैपेसिटी हमारी वेरीज करती है।
Vital capacity is sometimes reduced in obstructive lung diseases and always in restrictive lung diseases. Vital capacity should be 3 times greater than tidal volume for effective cough. ठीक है, vital vital capacity should be 3 times greater than tidal volume for effective cough. एक effective cough के लिए हमें जब खांसी आती है तो उस खांसी के लिए vital capacity 3 times greater होनी चाहिए टाइडल वॉल्यूम से, तब हम एक इफेक्टिव कफ कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आती है टोटल लंग कैपेसिटी। तो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर द लंग्स कैन एकोमोडेट अपॉन द मैक्सिमम एफोर्ट ऑफ इंस्पायरेशन। एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद या मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद लंग्स जो वॉल्यूम अपने अंदर रख सकते हैं उसी वॉल्यूम को बोला जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी हमारी 400 to 600 ml की समथिंग होती है, ये भी वेरीज करती है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब टोटल लंग कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल लिया हमने, फिर इंस्पायरेट रिजर्व वॉल्यूम एक गहरी सांस ली, एक्सपायरेट रिजर्व वॉल्यूम जो कि हम छोड़ सकते हैं जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है, और रेसिडुअल वॉल्यूम, टोटल के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। या फिर वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल। वाइटल कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। तो वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन को भी टोटल लंग कैपेसिटी बोला जाता है। इसके अलावा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एफआरसी का कॉम्बिनेशन भी टोटल लंग कैपेसिटी को जनरेट करता है। अब हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो बेसिकली फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर एंड ऑफ अ नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मल एक्सहेलेशन करने के बाद, टाइडल वॉल्यूम पर एक्सहेलेशन करने के बाद लंग्स में जो अमाउंट एयर का बचा रह जाता है उसे बोला जाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी किस किस से बनेगी, तो रेसिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा बचा रहता है और हमने यहाँ पर नॉर्मल एक्सहेलेशन मतलब टाइडल वॉल्यूम को छोड़ा है, तो बचा क्या हुआ है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन को बोला जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, 1800 to 2200 ml ये होती है। ठीक है, ये नॉर्मल इंडिविजुअल की होती है। हर चीज देखो, वॉल्यूम्स और कैपेसिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, तुम्हारी अलग होगी, मेरी अलग होगी, किसी थर्ड पर्सन की अलग होगी। ठीक है, एफआरसी इज डिक्रीज्ड इन रेस्ट्रिक्टिव डिसीजेस। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटीज रेस्ट्रिक्टिव डिसीजेस में घट जाती है। देखो इन चीजों के बारे में कि कैसे घटती है, क्या होता है, इस चीज के बारे में जब हम स्पायरोमेट्री का लेक्चर लेंगे तो उसमें ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। अगर सीओपीडी की बात करें तो इन सीओपीडी एफआरसी इज अप टू 80% ऑफ टोटल लंग कैपेसिटी। सीओपीडी में क्या होता है, सीओपीडी में एयर ट्रैपिंग होती है, एयर ट्रैपिंग होने की वजह से एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज है, एफआरसी बढ़ जाती है। एफआरसी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम का अमाउंट्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो लास्ट स्टेज जब लेटर स्टेज होती है सीओपीडी की, उस कंडीशन में जो हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है वो 80% तक होती है टीएलसी की। अब जो अभी तक हमने जो भी लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज की स्टडी की है उन्हें हम एक डायग्राम के थ्रू स्टडी करने की कोशिश करते हैं, इसको ईजी हो जाता है इस डायग्राम से समझना। तो फर्स्ट हमने क्या किया, नॉर्मल सांस ली और नॉर्मल सांस छोड़ा, तो उसे बोला जाएगा क्या, टाइडल वॉल्यूम। तो ये हमारा होता है 500 ml या 300 to 500 ml हमारा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जब हमने डीप इनहेलेशन किया तो डीप इनहेलेशन से हमारे पास में लंग्स में क्या इनहेल किया हमने, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के सम्मेशन को बोला जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये क्लियर है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन या सम्मेशन। अब उसी तरह टाइडल वॉल्यूम हमने एक्सहेल कर दिया, टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जो वॉल्यूम हमने एयर का एक्सहेल किया उसे बोला जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम्मेशन बनाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के अलावा हमारे पास है वाइटल कैपेसिटी। तो देखो वाइटल कैपेसिटी क्या है, एक तो vital capacity is the amount of air a person can exhale after maximum inspiration। तो ये हमारा था मैक्सिमम इंस्पायरेशन और ये हमारा है मैक्सिमम एक्सपायरेशन। तो मैक्सिमम इंस्पायरेशन एंड मैक्सिमम एक्सपायरेशन का कॉम्बिनेशन ही क्या है, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या ऐड होगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों का कॉम्बिनेशन बनाएगा वाइटल कैपेसिटी।
वाइटल कैपेसिटी के बाद हमारे पास क्या आता है, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एकोमोडेट इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। तो एक इंडिविजुअल मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद लंग्स में जो भी एयर का वॉल्यूम एकोमोडेट करके संग्रह करके रख सकता है उसे बोला जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी किसके बराबर होगी, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो टोटल लंग कैपेसिटी है हमारी वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैपेसिटी हमारी क्लियर होती है। अब एक चीज और हमारे पास बचती है, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम है कि मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद भी लंग्स में एयर का जो वॉल्यूम बचा रह जाता है उसे बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम होगा हमारा। अब एक चीज और है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम एयर का लंग्स में बचा रह जाता है उसे बोला जाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी किसका कॉम्बिनेशन होगी, रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना कि रेसिडुअल वॉल्यूम और एफआरसी में क्या अंतर है। दोनों में डिफरेंस ये है कि रेसिडुअल वॉल्यूम लंग्स में रेसिडुअल वॉल्यूम लंग्स में कब रहता है, जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन या मैक्सिमम एक्सपायरेशन करते हैं, उस कंडीशन में हमारे पास लंग्स में बचता है उसे बोला जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। और जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं उस कंडीशन में जो हमारे लंग्स में वॉल्यूम बचता है उसे बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके।